हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस के रिगार्डिंग, और इसमें हमने करंट भी डाल दिए हैं 4-5 क्वेश्चन, उसको देखेंगे। हालांकि जो आपके टीचिंग से रिगार्डिंग आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे कि आपका ईएमआरएस है, जैसे अभी अनाउंसमेंट हो गया है ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा कि लगभग 38,000 जो पद हैं वो अभी इनके पास हैं, जो सेकेंड फेज का ईएमआरएस है, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल। तो उसमें ये लोग वैकेंसी करने जा रहे हैं, है ना। तो और साथ में आप टीआरई 4.0 अगर कर रहे हैं, या फिर आप टीजीटी या पीजीटी यूपी का देख रहे हैं, या आप एलटी ग्रेड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली इसमें जो 30 क्वेश्चन आपके आते हैं उन जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे होंगे। तो आप आई होप आप देखिएगा, इस पूरे क्लास में हम अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो आपके एग्जाम से रिलायबल होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस हैं, इनको आप विजुलाइज करिएगा, कॉपी कलम रखिएगा, साथ में हम उनको डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस क्रम में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है पीएम विश्वकर्मा स्कीम से, ठीक है। जब बात आती है पीएम विश्वकर्मा स्कीम की, तो देखिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या कह रही है, इसको समझिएगा। पीएम विश्वकर्मा स्कीम की अगर बात करें तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम से पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। विच आपका ये देखना है, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। पहले देखिए ऑप्शन बनाया इन्होंने 3। पहला है पीएम विश्वकर्मा योजना फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टोटली क्या है, ये फंडेड है, टोटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका, देखिए कह रहा है द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज 5 years, यानी इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 साल के लिए है, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इसको समझना, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है उसको समझना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये जो योजना है वो टोटली क्या है, 5 साल के लिए है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है योजना का अनावरण 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ठीक प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो ये देखिए 3 ऑप्शन हैं। अब आप इनको देखिए और विजुलाइज करिए। जब पीएम विश्वकर्मा स्कीम की बात करते हैं तो 4-5 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नया पेज ले लेते हैं और इसमें हम पीएम विश्वकर्मा स्कीम को देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें पीएम, ठीक है, विश्वकर्मा स्कीम की, ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम की अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ये लिखिएगा कि ये कब लॉन्च की गई, तो कब लॉन्च की गई लिख लीजिएगा 17 ना, जो है आपका ये क्या होगा, एक मिनट देखिएगा, इसको समझिएगा, है ना। ये जो है आपकी लॉन्च की गई, देखिए 17 सितंबर, है ना। तो आप देखिएगा इसमें हम लोग लिखेंगे, नोट करिएगा, ठीक, 17 सितंबर, ठीक, 2023, 17 सितंबर सन 2023 को ये योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इस योजना का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट में जो आप मोदी जी हैं उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया था। आपके विश्वकर्मा जो है लॉर्ड ऑफ आर्किटेक्ट जिन्हें कहते हैं हिंदू मैथोडोलॉजी में, कि जो इस विश्व को जो क्रिएटर हैं वो हैं आपके ब्रह्मा, और उन्होंने विद द हेल्प ऑफ यू कैन से दैट विश्वकर्मा की मदद से इस पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया है। तो उसमें इसीलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर सन 2023 को ये योजना लॉन्च की गई थी। और दूसरी बात यह है कि जो बजट हमारा था 2023 का, तो 2023 के बजट में 13,000 करोड़, ठीक है, 13,000 करोड़ से लेकर के 15,000 करोड़ तक का इसमें जो है आपका गवर्नमेंट ने क्या किया था, आपके इतने रुपए का अलोकेशन किया था। और अगर बात करें पीएम विश्वकर्मा स्कीम की तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, ये 5 ईयर के लिए थी, 2023, है ना, याद रखिएगा 2023 से 2024 से लेकर के ये आपका 2026, ठीक, और 28 तक की आपकी योजना चलेगी। तो ये 5 सालों के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरी बात अगर बात करें पीएम विश्वकर्मा स्कीम की, तो इसके अंतर्गत 18 शिल्पकार आते हैं जो बेसिकली ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो हैं आपके 18 शिल्पकार, जैसे बढ़ई हो गए, या फिर कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ हो गए, या फिर ब्लैक स्मिथ हो गए, इन लोगों का जो शिल्पकार हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च की थी, जिसमें 18 आपके शिल्पकार आते हैं। और आपके ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं इसमें, अप्रॉक्स नोट कर लीजिएगा, इसमें आपके जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कितने आते हैं, नोट करिएगा, देखिएगा ट्राइबल ग्रुप्स जो है टोटली कितने आते हैं, नोट करो, इसमें
टोटल ट्राइबल ग्रुप्स हैं 140, अप्रॉक्स 140 ट्राइबल जो है ग्रुप्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, इनके अपलिफ्टमेंट की बात होती है कि इनको कैसे जो है आपको सेंटर क्या करे, उनको अपलिफ्ट करे और उनको मेन जो है आपकी धारा से जोड़े। और अगर बात करें इस पीएम विश्वकर्मा स्कीम की, तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें ये आता है वो ये है कि 77वें, है ना, 77वें, है ना, याद रखिएगा 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसको जो है लॉन्च करने की बात की गई थी, ना कि 76वें। तो ये आप देखिए 77वें पे है और इसमें ऑप्शन में देखिएगा, हम क्वेश्चन पे अपने आते हैं और देखते हैं, यहां पे दे रहा है 76वें, जो कि गलत है। यहां पर कितना होना चाहिए, 77वें जो है आपके इसमें आपका लॉन्च किया गया था। और अगर आप बात करें हम इसकी जो मिनिस्ट्री है, तो ये मिनिस्ट्री है MOMSME, है ना, इसको क्या कहते हैं बेसिकली, एमई में देखिए इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा 2, जिसमें केवल 1 और 2 की बात करता है। 1 और 2 आर राइट एंड थर्ड ये वाला, ये सब गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को विजुलाइज करेंगे। तो इस क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा, इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको देखिएगा, पहला दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में इसमें हम मैच करेंगे। तो ये क्वेश्चन है मैच कराने का, ठीक। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको मैचिंग करनी है बेसिकली, ठीक। 1 मिनट रुकिएगा, बस बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैच कराने के लिए अगर हम देखें, ये क्वेश्चन आपका मैच कराने के लिए आया है, ठीक। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है, ठीक ठीक। अब देखिए इसको, क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक। तो अगर देखिए यहाँ पे है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर जो है वो आपको कनेक्ट करना है, किस जो है कंट्री को टच करता है, रोड्स आइलैंड किसको टच करता है या किस देश का है, बवेरियन सी कहाँ का है, और अगर हम बात करें लाल सागर ये कहाँ का है, ठीक है। तो ये देखिए मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। मैप के जब क्वेश्चन मैप बेस्ड आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है, नॉर्मल सा आपको ये देखना है कि कौन सा सी किसको टच करता है। अगर हम बात करें कैस्पियन सागर झील की, देखिए कैस्पियन सागर लेक है, नाम सागर है लेकिन है ये लेक, ठीक। अगर हम बात करें तो ये कजाकिस्तान को टच करता है, कजाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। कैस्पियन सागर को 5 देश टच करते हैं। इसके लिए एक कोरिलेशन सभी को पता होता है, बेसिकली तारीख होता है, ये एक आपका निमोनिक है, जिसमें टी जो है तुर्कमेनिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, ए जो है अजरबैजान को रिप्रेजेंट करता है जिसकी कैपिटल बाकू होती है, और ये रसिया को रिप्रेजेंट करता है, और आई जो है वो आपका जो है ईरान को रिप्रेजेंट करेगा, और जो के होगा वो कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो आपके कैस्पियन सागर झील से अपनी सीमा बनाते हैं, तारीख याद रखिएगा। तो इसमें अगर देखें तो कजाकिस्तान के साथ कैस्पियन सागर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे रोड्स आइलैंड। रोड्स आइलैंड जब आप बात करते हो अमेरिका की, तो अमेरिका में एक आपका प्रोविंस है न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड में रोड्स आइलैंड है जो इसको टच करता है। तो अब रोड्स आइलैंड को आप यूएसए के साथ मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 का 2 हो गया, 1 का 2 देखिए इसमें है, इसमें है। अब देखिए आपको रिलेट करिए, ये वाले ऑप्शन आप काट दीजिए, ठीक है, ये एलिमिनेशन आप लगाइए। फिर आप देखिए बी वाले में अगर हम आते हैं तो बी वाले में देखते हैं 1 और 4, और बी वाला देखो 1 में जा रहा है, तो आपका बी वाला ये 1, तो यानी ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ये सब गलत हो गए। बाकी आप देख लो बवेरियन सी की अगर बात करें तो ये जर्मनी से मिलेगा, ठीक है। और अगर बात करें रेड सी की तो ये इरिट्रिया से मिलेगा, ठीक। जो आपका कहां पड़ेगा इरिट्रिया, आपका पड़ेगा जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको इरिट्रिया देखने को मिलेगा। अगर इरिट्रिया की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये पार्ट है, ठीक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है इरिट्रिया। इरिट्रिया में अभी रिसेंट में काफी न्यूज में था, जस्ट बिकॉज यहाँ पर मेल की जो पॉपुलेशन है वो कम है, फीमेल की ज्यादा है, तो एक मेल को 2 शादी करना रिक्वायर्ड है, यानी मस्ट है। अगर आपने नहीं की तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए इस कंट्री में एक मेल क्या करता है, 2 औरतों के साथ उसको शादी करनी पड़ती है। तो इरिट्रिया को आप समझ लीजिएगा। और इरिट्रिया और जिबूती और सोमालिया, और आपका एक कंट्री है जिसको हम कहते हैं सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, और एक है जो है आपका इथोपिया।
ये कंट्री मिल करके बनाते हैं शीड। शीड को हम अगर याद करें SEED, है ना, देखिए कोरिलेशन है। जब पूछता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री कौन कौन से हैं, तो आपको क्या लगाना है, S से सोमालिया हो जाएगा, E से इरिट्रिया, E से इथोपिया और D से जिबूती हो जाएगा। ये 4 कंट्री मिल करके क्या बनाएंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस सब में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और इस तरीके से हम ए ऑप्शन को सही करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा डिस्कशन में, बट आप एक चीज याद रखिएगा, टाइम लगेगा लेकिन चीजें अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे और आप कॉपी कलम रखिएगा, साथ में नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 अगले 3 देखें, देखिए ये भी क्वेश्चन मैच कराने का है। ठीक, अब स्थापना, यानी ये जो आपके बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन को अच्छे से विजुलाइज करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को लेते हैं और करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको घटनाओं पर विचार करना है और फिर उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अगर क्वेश्चन देखें, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन अरेंज देम द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन है। पहले देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना। ठीक, फिर आपका कह रहा है बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी SHG जो है उनका जो बैंक लिंक किया गया वो। फिर कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो किसान क्रेडिट कार्ड KCC है वो कब हुआ लॉन्च। फिर स्टैब्लिश ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक, RRBs हैं, उनकी स्थापना कब हुई। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा है, आप थोड़ा सा बस डेट को याद रखिएगा। इसकी स्थापना आप जानते हैं 12 जुलाई। ठीक है, आपका 12 जुलाई याद रखिएगा इस चीज को, 12 जुलाई 9 लिख लीजिएगा 1900 जो है आपका 82, है ना, इसमें स्थापना हुई थी किसकी, आपके नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। और फिर अगर हम स्वयं सहायता समूह को बैंक से लिंक करने की अगर बात करें तो ये 1993 के आसपास आपका ये हुआ है। ठीक है, बैंक से लिंक किया गया है। अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये 1998 में, याद रखिएगा KCC कब आया, 1998 में आया। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी RRBs की तो इसकी स्थापना जब आपके यहाँ इमरजेंसी लगती है 1975 में। अब इसको आप मैच करा लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले आप किसके साथ जाएंगे, सबसे पहले आपका देखिए क्रम में RRB होगा, यानी फोन नंबर कहाँ, देखिए यहाँ से ये आपका कट जाएगा क्योंकि फोन नंबर इसमें है नहीं, तो हम इसमें देखेंगे फोन नंबर फर्स्ट, ये इसमें इतने में है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा आपका, देखिए 75 के बाद सीधा 82 पे चले जाइए, 1 नंबर पे आइए, तो 4 के बाद 1, देखिए इसमें है, यही ऑप्शन सही हो गया, ए इज द राइट आंसर। बस आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट वाले आएंगे। ठीक, 1 लाइनर का अप्रोच अब गया। अब हर एग्जाम अपने आप में क्या होता है, स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो EMRS हो, चाहे वो KVS हो, NVS हो, DSSB हो, या आपके PGT, TGT या LT ग्रेड हो। देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज्यादा है, फॉर्म ज्यादा लोग भर रहे हैं, उनको कम करना है तो वो रिड्यूस ऐसे ही करेंगे, पेपर के सेट को अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अंडर द कॉलोनियल रूल, इसमें आपको देखना है कि क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो डिस्कशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना, इस पीरियड में मैन्युफैक्चरिंग का कोई डिस्कशन नहीं मिलता है, यानी इसको ऐसे पढ़िए, इस काल में। देखिए ये क्या कह रहा है, इसको समझिए, 1 मिनट देखिए। हाँ, कह रहा है इस काल में, ठीक है, देश में विनिर्माण गतिविधियों की चर्चा नहीं मिलती है ना। फिर कह रहा है कि इस काल में इंग्लैंड ने भारत को मात्र कच्चे माल के रूप में आपूर्तिकर्ता बनाए रखा। आप जानते हैं कि जो इंडिया है वो कॉलोनी था कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आकर के रूल किया। ठीक, अब इस क्रम में आप देखेंगे ब्रिटिशर्स ने यहाँ के जो परंपरागत जो आपके क्या थे, आपके कह सकते हैं जो परंपरागत हमारे ट्रेडिशन 1857 के पहले अगर देखें तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था वो बहुत अच्छा था, है ना। इन्होंने आकर के जो ट्रेडिशनल हमारे जो बेसिकली आप कह सकते हैं जो कृषि थी उनको डिस्ट्रॉय किया, और कहीं ना कहीं यहाँ जब इंग्लैंड में मशीनीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। इंग्लैंड छोटा सा देश है और उनको आपको रॉ मटेरियल चाहिए, इसलिए वो भारत आएंगे। अब भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे सोना भरा है, ऐसा नहीं। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज का जो बेसिकली क्या कहते हैं कि यूटिलाइजेशन है वो ब्रिटिशर्स करेंगे, और यहाँ से
जो है ढेर सारा आपका कच्चा माल कहां भेजेंगे, आपके इंग्लैंड भेजेंगे। तो इस क्रम में देखिए इस काल में इन गतिविधियों की जानकारी मिलती है और ये कह रहा है नहीं मिलती है, चर्चा मिलती है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इंग्लैंड ने भारत को मात्र एक क्या उपनिवेश बनाया, और उपनिवेश का मतलब ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा वहां का जो है क्या करो, विदोहन करो, दोहन करो रिसोर्सेज का। तो राइट आंसर यहाँ पे 2, यानी केवल बी ऑप्शन इज राइट, अनदर आर रॉन्ग। ठीक, आर यू गेटिंग मी, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको हम रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, उसको हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए और विजुलाइज करिए। ये भी आपका देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सॉरी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बेसिकली ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें जो मुगल एम्परर हैं उनके टाइम पीरियड में जो आपके सेना नायक थे या सेनापति थे उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच कराना है। ये बेसिकली सूबेदार हैं, ठीक है, और किस आर्मी के? मुगल आर्मी के। अगर मुगल आर्मी की बात करें बच्चा, देखो इस चीज को समझो, ठीक है, मेहनत करो। 2025 काफी आपके लिए बून हो सकता है, वरदान हो सकता है, क्योंकि अलॉट ऑफ वैकेंसीज जो हैं आपके वेरियस टीचिंग रिगार्डिंग एग्जाम्स में। देखिए बीपीएससी भी लगभग 1.5 लाख 1 लाख के बीच में आपका वैकेंसीज निकालेगा। तो जैसा कि अभी अध्याचन जा रहा है, अभी धीरे धीरे अभी चीजें ओपन होंगी, और ऐसे ही अगर हम देखें तो एनवीएस और केवीएस में भी पोस्ट आने वाली हैं। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस को पर डे हम 25 क्वेश्चन करेंगे तो अलॉट ऑफ क्वेश्चंस हम तैयार कर लेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे हूबहू मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखें यहाँ पे मुगल सूबेदार और इधर आपकी सूची को मैच कराएं। ठीक, तो मैच कराने के क्रम में देखिए मान सिंह बिहार से थे, एकदम राइट है आपका, बिहार से थे, और ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी से जाने जाते हैं। आपको पता है कि ये जो है आपके अकबर के जो है आपके सेनापति थे, और इन्होंने बैटल ऑफ जो आपका हल्दी घाटी है उसमें लीड किया था मुगल आर्मी को। ठीक, फिर अगर हम देखें जो आपके मिर्जा अजीज कोका हैं, ये काठियावाड़ से थे। याद रखिएगा मिर्जा अजीज कोका, ये जो काठियावाड़ रीजन है आपका जो बेसिकली गुजरात साइड में पड़ता है, यहां से ये जो है सेनापति थे। अगर बात करें मुनीम खां तो ये दक्कन से थे। याद रखिएगा दक्कन के रीजन में ये वाला आपका दक्कन का प्लेटू जो ये वाला रीजन है यहां से ये थे। अगर कासिम खां की बात करें, कहां से कासिम, कहां से कश्मीर, तो ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन सही है, एकदम एग्जैक्ट आपका क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2025 में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, है ना, पूरा जाम लगा हुआ है पूरा किस तरीके से, और वहां स्टैम्पीड भी हो गई। तो इस तरीके से देखें, अगर वर्ष 2025 की बात करें, ठीक है, तो वर्ष 2025 में जो महाकुंभ लगा हुआ है आपके कहां पे, प्रयाग में, है ना। तो प्रयागराज में जो महाकुंभ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका डेट देखिए पूछ रहा है कि कब से स्टार्ट हुआ और कब खत्म होगा। तो सभी को बेसिकली पता होता है, लेकिन तब भी आप एक बार देख लीजिएगा, 13 जनवरी से स्टार्ट होता है और 26 फरवरी तक ये आपका चलेगा महाकुंभ। महाकुंभ के बारे में कुछ 2 3 4 चीजें आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आप इस चीज को देखेंगे, और हम बेसिकली क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे महाकुंभ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम समझेंगे। ठीक है, देखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट चीज क्या है महाकुंभ के बारे में, ये देखें। महाकुंभ जो है आप जानते हैं कॉन्फ्लुएंस है 3 नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती का, वहां पे आपका महाकुंभ लगता है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ, हिंदू मैथोडोलॉजी में ये चीजें हैं कि समुद्र मंथन के बाद 4 जगह पर वो समुद्र जो आपका जो अमृत निकला था वो गिरा, जहां गिरा वहां पे आपके मेले लगते हैं। एक आपका हरिद्वार, और एक आप जानते हैं कहाँ है, उज्जैन, और एक आपका है कहाँ पे, बोलो, उज्जैन, हरिद्वार, और आपका बेसिकली ये प्रयागराज, है ना, प्रयागराज और आपका नासिक, इन जगह पर मेला लगता है। अगर हम बात करें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें कुंभ को इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन आ जाएगा कि आपको शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है, तो किया गया है। इंटेंजिबल लिस्ट जो होती है उसको कहते हैं अमूर्त धरोहर की श्रेणी, उसमें शामिल किया गया है सन 2017 में। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो यूनेस्को है, और इसका जो आपका
बेसिकली 2017 में इसको जो है क्या किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज की अमूर्त धरोहर में इसको शामिल किया गया है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस क्रम में हम अर्थशास्त्र पुस्तक में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो महान एक ब्राह्मण है और बेसिकली वो पीएम है चंद्रगुप्त मौर्य के, और उनका नाम है चाणक्य। उनके ढेर सारे नाम हैं, उन नाम के पीछे कुछ ना कुछ जो है आपका क्या है, एक प्रकार का चीजें हैं जिनको हमें समझना होता है। तो पहले हम इस चीज को देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यह जो अर्थशास्त्र के बारे में कह रहा है, अर्थशास्त्र जो है इसको समझिएगा। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो देखिएगा, इसको समझिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में, ठीक है, विद रेफरेंस टू द बुक ऑफ अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज करेक्ट, ठीक। इट इज द ओल्डेस्ट, है ना, मास्टरपीस ऑफ ऑन इंडियन स्टेट पॉलिसी, है ना, इंडियन स्टेट पॉलिसी का मास्टरपीस है, ये बात कर रहा है, ठीक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा उसके शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये एकदम गलत है। आप जानते हैं कि मौर्य शासन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, और प्रशासन की बात होती है। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का डिस्कशन नहीं है, जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात होती है, ठीक है। इसलिए ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो ये बिल्कुल सही है। 7 सिद्धांत दे रहा है ना चाणक्य, और उन 7 सिद्धांतों में आप देख रहे हैं राजा है, लास्ट में आपका मित्र आ रहा है, और कैसे उन 7 सिद्धांतों को सप्तांग सिद्धांत जिसे कहते हैं उनको डिफाइन किया गया है। तो कुछ चीजें अगर हम नोट कर लें, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर 1, ओनली 1 इज राइट आंसर। अब हम कुछ चीजें बता रहे हैं, आपको नोट करनी है खाली। कुछ चाणक्य के बारे में कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिएगा चाणक्य से रिलेटेड, हाँ, तो हम कुछ चाणक्य के बारे में बात करेंगे। चाणक्य, तो आप बीच में लिखिएगा चाणक्य, है ना, और इनके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे चाणक्य के बारे में, ठीक है। तो चाणक्य के बारे में अगर बात करें तो चाणक्य चूंकि बुद्धि से, ये जो है आपके इनके पिता जो हैं वो चणक हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनके पिता चणक हैं, इसलिए इनको चाणक्य कहा जाता है, ठीक। तो चणक पिता होने के कारण इनको चाणक्य कहते हैं। ये बुद्धि से बहुत ही कुटिल हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं, याद रखिएगा। और अगर बात करें हम चाणक्य की, तो इनका मूल नाम है अजय, है ना, इनका मूल नाम क्या है, अजय, याद रखिएगा। अजय सिंह बिष्ट आपके सीएम भी हैं आप उत्तर प्रदेश के, लेकिन ये अजय जो है इनका मूल नाम है। तो कौटिल्य हो गए चूंकि बुद्धि से कुटिल हैं, चणक हो गए चूंकि ये जो है आपके इनके पिताजी क्या है, चणक हैं, उन्हीं के नाम से इनका नाम चाणक्य पड़ गया। अगर हम बात करें इनकी, तो ये एक महान और श्रेष्ठ ब्राह्मण है, इसीलिए इनको द्विजर्धव कहते हैं, याद रखिएगा। द्विजर्धव क्यों कहते हैं, चूंकि ये जर्धव है ना, तो आप याद रखिएगा इनको जर्धव कहते हैं, द्विजर्धव, ठीक। द्विजर्धव क्यों कहते हैं, चूंकि ये महान हैं ब्राह्मणों में, इसलिए इनको द्विजर्धव कहते हैं। बात करें अन्य नामों की, तो इनका नाम अंशु है या अंशुली, कहीं कहीं लिखा मिलता है अंशुली, अंशुल या अंशुली, है ना, अंशु या अंशुल या अंशुल, ठीक, ये आप देखिएगा। अगर बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, भारत का मैकियावेली, यानी इनकी तुलना की जा रही है मैकियावेली से, और इनको भारत का मैकियावेली कहते हैं, याद रखिएगा, मैकिया, ठीक है, मैकियावेली, है ना। थोड़ा सा आपको बस सुनना है, अगर सही से नहीं लिखा है तो आप सुन लीजिए। मैकियावेली जो है आपका, इनको कहते हैं भारत का मैकियावेली, ठीक। तो चाणक्य काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, आपको पता है, सप्तांग सिद्धांत दिए उसमें, और बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में बताने के लिए। और इनको विष्णुगुप्त कहते हैं, चूंकि इनका गोत्र जो है विष्णु था, तो इसलिए इनको विष्णुगुप्त कहते हैं। तो विष्णुगुप्त है, या चाइल्डहुड नेम भी इनका विष्णुगुप्त कहीं कहीं मिल जाता है। तो चाणक्य के बारे में समझ लीजिएगा, काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, अन्य क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्लियर है आप लोगों को, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, टोटल। देखिए पहला वाला जो है एकदम सही है, जो है दूसरा वाला आपका क्वेश्चन गलत है, चूंकि जानकारी मिलती है बट इसमें दिया है नहीं मिलती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलो समझिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा सा समझिएगा, पढ़िएगा एक बार। 1 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से पढ़ लो इस क्वेश्चन को 1-2 सेकंड में।
जल्दी से इसको पढ़िएगा, क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन को देखने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मेजर, है ना, ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल रिगार्डिंग टू माल्थस। माल्थस जो है, इसमें देखिए हिंदी में माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है, मैक्स, है ना, सबसे ज्यादा प्रभावित है। और अकॉर्डिंग टू माल्थस, देखिए एक माल्थस हुए, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे माल्थस ने 1798 में, याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं, लिखिएगा 1798 में, 1798 में इन्होंने एक एसे लिखा जो पॉपुलेशन के ऊपर था, ठीक है, एनएसए पॉपुलेशन करके इनका एक था, और उसमें बेसिकली इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। इनके जो थ्योरी को बेसिकली पेसिमिस्टिक माना जाता है, बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण था इनका। जनसंख्या, इन्होंने कहा कि जनसंख्या जो बढ़ रही है वो जीपी में बढ़ रही है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज में बढ़ रही है, यानी कैसे बढ़ रही है, 1 2 4 8, है ना, समझ रहे हैं आप। फिर आपका बोलेंगे क्या, 8 के बाद आपका 16, है ना, फिर इस तरीके से इन्होंने 64 बताया, फिर 128, इस तरीके से। तो कहा जो जनसंख्या है वो एक्सपोनेंशियल सीरीज में बढ़ रही है, वेयर एज जो हमारे सप्लाई है वो बेसिकली बढ़ रही है एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो 1 है, 2 है, 3 है ना, इस तरीके से 4, इस तरीके से बढ़ रही है, अर्थमेटिक सीरीज में बढ़ रही है। तो कहा सप्लाई बहुत कम है और लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, माल्थस का है। और माल्थस ने कहा कि इसको नियंत्रण के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप क्या करें, जन्म नियंत्रण करें और कंट्रापिल्स वगैरह यूज करें, बहुत सारे उन्होंने अपने प्रिकॉशंस की अपनी थ्योरी दी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन माल्थस वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और ये क्वेश्चंस बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम हो गया है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, हाँ बस बस ये देखिए क्वेश्चन, ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अब आप देखिए इसमें पहला लिखा है ग्राउंड नट, जिसको हम मूंगफली बोलते हैं, वो कौशल इसकी एक प्रजाति की, ये स्पीसीज है आपकी, सॉरी इसको हम कह सकते हैं वैरायटीज हैं। कौन सी सही वैरायटी है, कौन सी सही वैरायटी नहीं है, इसको हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट जिसे मूंगफली कहते हैं, गुजरात साइड आप देखते हैं काफी इसका प्रोडक्शन होता है। तो क्या इसकी कौशल वैरायटी है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है मस्टर्ड, जो हमारा सरसों होता है, वो बेसिकली वरदान इसकी एक जो है आपकी क्या है। फिर देखिए इंसीड, जो हमारे बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं अलसी। अलसी जो है वो चमत्कार इसका दे रहा है। और अगला देखो दे रहा है चना का जो है उदय दे रहा है। तो याद रखिएगा इन सारे क्वेश्चंस में अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस चीज को समझिएगा अच्छे से। देखो मैं बताता हूं आपको, देखिए मूंगफली कौशल एकदम राइट है, मूंगफली की प्रजाति कौशल है। सरसों की प्रजाति वरदान है, ये भी बात सही है। चना की प्रजाति उदय है, ये भी बात सही है। लेकिन ये कह रहा है अलसी चमत्कार, ये गलत है। अलसी जो है वो बेसिकली आपका होता है गेहूं के लिए, चमत्कार जो है वो गेहूं की प्रजाति है ना, या गेहूं का एक वैरायटी है, याद रखिएगा। तो गेहूं के लिए आता है चमत्कार, ना कि अलसी के लिए। अलसी की कुछ हम आपको बताते हैं कोरिलेशन, याद रखिएगा। जो अलसी के जो आपके हैं वो लिखो, देखो यहां पे लिख लो अलसी के वैरायटी, है ना। तो इनकी वैरायटी क्या है जरा देखना समझना। अलसी की वैरायटीज कौन कौन सी हैं, इसको ऐसे याद करो। देखो जवाहर, ठीक, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना होगा, जवाहर याद कर लो। जवाहर जो है वो अलसी की प्रजाति है, और इनके दो बच्चियां हैं, एक है अन्नू, ठीक है, एक अन्नू है और एक है अपर्णा, जो बेसिकली सिनोनिम है किनका, माता पार्वती का। तो अपर्णा और अन्नू और जवाहर, ये तीन प्रजातियां हैं किसकी, ये हैं आपकी अलसी की। तो याद हो गया आपको, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन देखिए है काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक। एक बार अच्छे से इसको विजुलाइज करिए, हम तुरंत इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में किसी राज्य, है ना, भारत में किसी राज्य, ठीक, समझिए इस चीज को, ठीक, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि भारत में किसी राज्य
कि राज्यपाल को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं पॉलिटी के अंतर्गत बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको यह बताना है कि जो गवर्नर है किसी राज्य का, ठीक, उसको जो है पद की गोपनीयता और शपथ, इसको इंग्लिश में कहेंगे हु एडमिनिस्टर्स द ओथ एंड ऑफिस ऑफ द सीक्रेसी टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ठीक, तो इसमें सिंपल सा है, आर्टिकल जो हमारा बेसिकली होता है 153, ये क्या कहता है कि हर स्टेट का एक क्या होगा, गवर्नर होगा। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 159 की, तो अनुच्छेद 159 के अनुसार यह होता है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ और ऑफिस का जो सिक्रेसी होता है वो कौन दिलाएगा, उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। और आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 159। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा आप तेज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी हैं और हमको इसको खत्म करना है अभी। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, है ना। तो अगला देखिए क्वेश्चन हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सी गैस, ठीक, इसको समझिएगा, इसको क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कौन सी गैस, ठीक, कौन सी गैस वायुमंडल में हरित प्रभाव के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस गैस के लिए इफेक्ट जो मेन आपकी कॉज होती है उसको पूछ रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर देखिए हीलियम है, नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, राइट आंसर इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और आप पढ़े भी होंगे, आपने इस चीज को देखा होगा, विजुलाइज किया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये सिंपल क्वेश्चन है, वन ऑफ सिंपल क्वेश्चन, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से विजुलाइज करिए, फिर इसका आंसर दीजिए और देखिए क्या आपका ये सही आंसर था। जल्दी देखिए, इसको विजुलाइज करिए, देखा। चलो अब हम इसको चालू करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन क्या है जरा समझना। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक, पहला देखिए अबोहर, अबोहर राजस्थान दे रहा है, ये बेसिकली नेशनल पार्क है, आप जानते हैं इंडिया में 106 नेशनल पार्क है, ठीक है, और साथ में आपके स्टेट के साथ ही मैचिंग है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहला अबोहर है, फिर है हमारा बक्सा, है ना, बक्सा, फिर हमारा है बलपक्रम और फिर है सिरोही। तो याद रखिएगा यहां पे जो अबोहर है ये बेसिकली पंजाब में है, ठीक है, कहां है, पंजाब में है। तो ये आपका गलत ऑप्शन है, राजस्थान नहीं होगा, पंजाब होगा अबोहर। बक्सा अगर देखिए तो वेस्ट बंगाल में है, आप जानते हैं। और अगर बलपक्रम की बात करें तो मेघालय में है, ये ईस्ट गारो हिल्स में पड़ता है, याद रखिएगा कहां पड़ता है, ईस्ट गारो हिल्स में पड़ता है। सिरोही की बात करें तो सिरोही मणिपुर में है, मणिपुर जो आपका लोकटक लेक के लिए फेमस है, जहां पे किबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया का। और अगर बात सिरोही की बात करें, सिरोही एक प्रकार का लिली का पुष्प होता है। तो यहां पर एक फेस्टिवल जो है आपका होता है जिसको हम कहते हैं सिरोही लिली फेस्टिवल, जो कहां पर होता है, मणिपुर में। और ये बेसिकली नागा ट्राइब का जोन है, तो नागा जोन में पड़ता है, नागा जोनल स्टेट में पड़ता है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। यही ऑप्शन आपका अबोहर गलत है, बाकी बक्सा पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही, बलपक्रम मेघालय में है और सिरोही आपका मणिपुर में है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेज करिएगा ताकि आप क्वेश्चन को कर पाए सारे। अगले क्वेश्चन को हम आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से मुगल बादशाह में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, है ना, फारसी लैंग्वेज में। आप जानते हैं जो मुगल थे उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो क्या थी, फारसी थी। तो जाहिर सी बात है फारसी में मुगलों ने ही लिखा होगा। और इनमें देखिए आपके कौन से हैं, शाहजहां है, एक है आपका औरंगजेब, एक जहांगीर है और एक बाबर है। आप जानते हैं बाबर ने अपनी पुस्तक जो उनकी आत्मकथा थी उसका नाम था बाबरनामा, जो कि टर्किश में था। लेकिन जो इन्हीं के पोते हैं बेसिकली कौन, जिनको हम जहांगीर कहते हैं, इन्होंने जहांगीरनामा लिखा था। जहांगीरनामा जो है वो फारसी भाषा में था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी में हम जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और कनेक्टिविटी बन रही होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। हाँ ये देखिए क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी रिसेंट में आपका जो पेपर हुआ है होम्योपैथी का संडे को, और उसका क्वेश्चन है ये बेसिकली। हमने इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से मुखीय अमीबा कहा जाता है, ठीक है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड माउथ अमीबा। देखिए इसमें राइट आंसर जो है वो है एंट अमीबा जिंजीवेलिस।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक, उतना समय है नहीं कि हम उसको पूरा डिस्क्राइब करें, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा एंट अमीबा जिंजीवेलिस जो है वो आपका बेसिकली क्या है, मुखी अमीबा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसको देखिएगा। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ है नहीं। कुमार संभवम जो आपका महाकाव्य है किसकी रचना है, तो कुमार संभवम आप जानते हैं कालिदास की रचना है, और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं उनके दरबार में थे, पोएट थे कालिदास, ग्रेट ड्रामाटिस्ट रहे हैं। 4th सेंचुरी के आसपास अगर हम देखें, बहुत सारे इन्होंने संस्कृत में ग्रामर जो है आपके ड्रामा लिखे हैं यानी नाटक लिखे हैं। अगर हम कालिदास की बात करें तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब कल्लड़ की बात करें, अब देखिए इसका राइट आंसर तो आप जानते हैं कालिदास है, लेकिन अन्य क्वेश्चन देखिए राजतरंगिणी इनकी पुस्तक थी कल्लड़ की। कल्लड़ जो है कश्मीर के, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, समझिएगा जी, जो कश्मीर है, कश्मीर के राजा थे जो बेसिकली लोहार वंश से थे, उनका नाम था राजा जयसिंह। राजा जयसिंह के टाइम पीरियड में ये कल्लड़ आपका बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा इन्होंने बुक लिखी थी राजतरंगिणी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किंग ऑफ द रिवर या रिवर ऑफ द किंग, रिवर ऑफ द किंग कहते हैं। तो ये आपका क्या है, कल्लड़ की पुस्तक है जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री को डिफाइन किया गया है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो कल्लड़ है वो बेसिकली क्या है, कल्लड़ बिलोंग करते हैं कश्मीर डायनेस्टी के लोहार वंश से, और इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किंग ऑफ द रिवर या रिवर ऑफ द किंग्स। अब हम देखिए कालिदास के 7 ड्रामा हैं जिनको हम याद करेंगे। देखिए कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, है ना, और रघुवंशम, ऋतुसंहारम, और आप देखेंगे तो आपके बेसिकली होता है मेघदूता। तो ये सारे आपके इनकी रचनाएं हैं, उनको हम कभी और देखेंगे। चंद्रबरदाई की बात करें तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो 12th सेंचुरी बीसी आप जानते हैं। अगर हम बात करें बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी नामक 2 पुस्तकें लिखी हैं, काफी फेमस पुस्तकें हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर कालिदास होगा। फिर हम रब करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा तेज करेंगे और ताकि हम ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपका साइंस से है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा इसको समझिएगा और देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। इसमें बेसिकली देखिए पहला आपका क्या दे रहा है, पहला देखिए क्या दे रहा है, पहला दे रहा है आपका, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, फिर है कास्टिक सोडा, फिर नीला थोथा जिनको हम ब्लू विट्रॉल बोल देते हैं, और फिर है आपका हाइपो। इनको मैच कराना है। तो याद रखिएगा जो वॉशिंग सोडा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, और देखिए इसमें आप मिलाइए, देखिए हमको हाइपो जो है बेसिकली, हाइपो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा इसको हम कहते हैं Na2S2O3। ये जो है आपका हाइपो जो है रील को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। एक प्रकार से जो हाइपो है वो आपका सोडियम का कंपाउंड है, कहते हैं हाइपो इसका इंडस्ट्रियल नेम है, ऐसे इसको क्या कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं, जो कि इसका केमिकल नेम है। याद रखिएगा हाइपो जो है वो आपका बेसिकली, हाइपो जो है वो किससे मैच होगा इसको आपको देखना है। ठीक, सोडियम थायोसल्फेट इसको हम हाइपो बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें देखिए ऑप्शन में नीचे ऑप्शन दिए हैं तो आप कंफ्यूज मत होना। तो सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पे है, देखो हाँ थी थर्ड, तो डी का थर्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल, ये कॉपर सल्फेट होता है, तो कॉपर सल्फेट देखिए ये 2 नंबर है, तो इसमें हम 2 नंबर पे जाएंगे। ठीक है, अब अगर देखें हम कास्टिक सोडा जो है ये आपका होता है बेसिकली कार्बन, ये सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ चले जाएंगे, और NaOH जो होता है, NaOH इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये आपका जो है इसमें, तो इसमें देखिए ऑप्शन देख लीजिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए, हाइपो जा रहा है किसके साथ, ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 देखो, डी का 3 किसमें है, डी का 3 इसी में है, तो यही ऑप्शन हो गया, कुछ करना ही नहीं है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन का आंसर लगा दो, खत्म कहानी, है ना, डी का 3 इसी में है, बाकी किसी में है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, कुछ सोचना ही नहीं है।